जय हिंद दोस्तों। आज हमने जीके और जीएस का एक बेस्ट काम्बो बनाया है जिसमें संपूर्ण है। चलिए देखते हैं। प्रथम प्रश्न क्या है? दिया है कि भारत के निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नामक मार्च आयोजित किया गया था? तो अहमदाबाद से दांडी के बीच में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? अहमदाबाद से दांडी के बीच में किया गया था ये। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो भारत के अहमदाबाद से दांडी के बीच में महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नामक मार्च आयोजित किया गया था। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को, यानी कब? 12 मार्च 1930 ईस्वी में 12 मार्च 1930 ईस्वी में साबरमती आश्रम से चुने हुए 78 साथियों के साथ दांडी मार्च शुरू किया था। यानी कि कब शुरू हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। अपने 78 साथियों के साथ शुरू किया था। और कहाँ से कहाँ तक? तो अहमदाबाद से दांडी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। पहली बात तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगर भारत का तो भारत का करेगा, अमेरिका का, चीन का, जहाँ का होगा वहाँ का राष्ट्रपति चयन करता है। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है और उनको शपथ देश के राष्ट्रपति दिलाते हैं। संविधान अनुच्छेद 75A में है, 75(1) में के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सहायता से करते हैं। समझ में आया? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। यानी निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल मौजूद हैं? अगर प्रशासनिक क्षेत्र की बात करें तो प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य को 18 मंडल तथा 75 जिलों में विभाजित किया गया है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल लखनऊ मंडल है, जबकि सबसे बड़ा जिला प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद है। इसका ऑप्शन नंबर चला जाएगा 18 ए के साथ। राइट आंसर ए फॉर अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये गलत है यहाँ पे। भारत के उस पड़ोसी देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत और जापान ने मई 2019 में ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को संयुक्त रूप में विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया था। बता जल्दी, कौन सा देश है? तो ए फॉर अहमदाबाद। चीन के साथ समझौता किया था। अगर कब किया था बात आए तो भारत जापान तथा श्रीलंका ने मई 2019 में ईस्ट कंटेनर टर्मिनल की संयुक्त रूप में विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। वो समझौता कौन सा था? समझौते के अनुसार ईस्ट कंटेनर टर्मिनल कोलंबो में विकसित किया जाना था। कहाँ पे विकसित किया जाना था? तो कोलंबो में विकसित किया जाना था। किसके साथ किया था? तो चीन के साथ किया था। कब किया था? मई 2019 में समझौता किया था भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भूमि का एकीकरण, संपत्ति का एकीकरण, परिवार का एकीकरण, ये तो कत्ते नहीं हो सकता। संपत्ति का कत्ते नहीं हो सकता। दो तो ऐसे ही गलत हो गए। कर का समेकन, ये भी गलत है। भूमि का एकीकरण, राइट आंसर ए फॉर अहमदाबाद। अगर इसकी बात करें तो चकबंदी के अभिप्राय भूमि का एकीकरण से है। अर्थात अगर ऐसे बात कर लें तो छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरी हुई कृषि योग्य भूमि के कृषक के गांव या घर समीप आपसी अदला बदली के द्वारा अपेक्षाकृत एक बड़े टुकड़े में परिवर्तित करें, उसे कृषि कार्य के रूप में अधिक सुगम या लाभप्रद बनाया जाता है। समझ में आया? नेक्स्ट,
भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संस्कृत शब्द लौड़ावरी से लिखा गया है जिसका अर्थ नमकीन नदी है? तो लौड़ावरी से लौड़ावरी, ला से लूणी। इसका राइट आंसर डी फॉर देहरादून, डी फॉर देहरादून हो जाएगा। अगर इनकी बात कर लें तो लूनी नदी का नाम ही लौड़ादी, लौड़ावरी नहीं लौड़ादी तथा संस्कृत शब्द में लौड़ावरी। अगर हिंदी की बात करें तो इसका नाम है लौड़ादी, इसका नाम एक मात्रा और लगेगी। ठीक, हिंदी में इसका लौड़ादी और संस्कृत में लौड़ावरी नाम है, अर्थात ये नमकीन नदी है। अगर इसको नमकीन नदी भी कहते हैं। नदी का उद्गम अमेजे जिले से स्थित है। कहाँ से अगर पूछे किस जिले से तो अजमेर लिखा जाता है, अजमेर, अजमेर, अजमेर जिले से स्थित है। नाग पहाड़, औरावली पहाड़ सुना है, उससे होता है, यानी कि कहाँ से स्पष्ट करती है तो अरावली पर्वत से स्पष्ट करती है। स्थलीय अपवाह का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। धातुत्व तो है कि यह भारत की एकमात्र अंतरावाही नदी है, यानी कि ये लुप्त हो जाती है, अरावली पर्वत से लुप्त हो जाती है, अर्थात ये अंतस्थ नदी मानी जाती है। नेक्स्ट, सीआरपीएफ का निम्नलिखित में से वह कौन सा विशेष विंग है जो दंगों और दंगों जैसी स्थिति से निपटने के लिए बनाया गया था? तो रैपिड एक्शन फोर्स, इसका ऑप्शन डी फॉर देहरादून। अगर इसकी बात कर लें तो सीआरपीएफ का पहले फुल फॉर्म क्या होता है? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। इसका पूरा फुल फॉर्म होता है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। विशेष विक रैपिड एक्शन फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स अब कब शुरू हुआ था? अगर जो तो बात करें तो अक्टूबर, इसकी बात कर लेते हैं तो अक्टूबर कब शुरू हुआ था? अक्टूबर में कब अगर शुरू हुआ था तो अक्टूबर 1992 में शुरू कब हुआ था? तो अक्टूबर 1992 में सीआरपीएफ के द्वारा शुरू हुआ। सीआरपीएफ की 10 बटालियन से हुआ था। इसका मुख्य कार्य दंगे और दंगों जैसी स्थिति से निपटना है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा। स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिषद है जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? पहले तो जान लेते हैं भारत का सबसे बड़ा मंदिर जो गिनीज बुक रिकॉर्ड में दर्ज है, सबसे बड़ा मंदिर है स्वामी नारायण अक्षरधाम। और इसके बाद अब बिहार के पटना में बन रहा है विश्व का सबसे बड़ा मंदिर, रामायण मंदिर शायद ऐसे कुछ है, उसका नाम है, वो अभी बन रहा है। ठीक, तो इसकी अगर बात कर लें तो ये 26 सितंबर 2007 में इसे गिनीज बुक रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। और अगर बात कर लें कहाँ है तो दिल्ली में है। ठीक, दिल्ली में है, दे फॉर दिल्ली। ये हिंदू मंदिर परिसर है जो भारत की राजधानी नई दिल्ली में बना है। मंदिर ज्योतिधैर्य भगवान स्वामी नारायण जी को समर्पित है। विश्व का सबसे विशाल हिंदू मंदिर परिषद होने के कारण 26 जनवरी 2007 ईस्वी में इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। समझ में आ गया? नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था? तो सबसे पहले जान लेते हैं GSLV MK3, ए फॉर अहमदाबाद, ये उपयोग किया गया था। अब इसके बारे में अगर थोड़ा जाने तो इस मिशन के अंतर्गत, यानी कि चंद्रयान 2 मिशन के अंतर्गत एक ऑर्बिट लैंडर जिसका नाम था विक्रम और रोवर था एक प्रज्ञान का इस्तेमाल किया गया था। इस मिशन को 22 जुलाई
अगर पूछा जाए कि इसको कब अंजाम दिया गया था तो 22 जुलाई 2019 22 जुलाई 2019 को सफलतापूर्वक अर्थ पार्किंग ऑर्बिट में प्रक्षेपित किया गया था, परंतु यह अभियान पूर्ण सफल नहीं हुआ। विक्रम चंद्रयान 2 फेल हो गया था ना। तो अगर चंद्रयान की बात कर लें तो अब चंद्रयान 3 की भी बात कर लेते हैं, इसीला हाथ। ठीक, चंद्रयान 3 की बात भी कर लेते हैं। चंद्रयान 3 क्या था? चंद्रयान एक प्राथमिक मिशन जो दक्षिणी क्षेत्र के निकट एस्फेस्ट लैंडिंग कराना था, और चंद्रयान 2 के जो पार्ट थे अभी मैंने बताया, विक्रम और प्रज्ञान पर लगे उपकरणों का सही प्रयोग करना था। इसको कब, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था। अगर बात करें चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था तो चंद्रयान 3 ये 22 जुलाई, ये चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को कब हुआ था? 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था। ये भी पूछ सकते हैं इसे चंद्रमा तक पहुंचने में कितना समय लगा था, तो 40 दिन। कितना समय लगा था? 40 दिन। यानी चंद्रयान 3 लॉन्च कब हुआ था? 14 जुलाई 2023। इसको चंद्रमा तक पहुंचने में कितने दिन लगे थे? तो 40 दिन लगे थे। इसरो द्वारा बनाया गया था SDSC SHAR से LVM-3 और M4 वाहन का प्रक्षेपित किया गया था। इसमें कितने दिन लगे थे? तो 40 दिन। इतना ही पूछा जाता है कि कब लॉन्च हुआ था, तो 14 जुलाई 2019। याद कर लो, चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019, चंद्रयान 3 14 जुलाई 2019। चंद्रयान 3 को पहुंचने में कितने दिन लगे थे? तो 40 दिन। चंद्रयान 3 क्या करने गया था? तो चंद्रयान 2 के पार्ट्स जो गिर गए थे, विक्रम और प्रज्ञान, जो विक्रम और प्रज्ञान लगे थे चंद्रयान 2 में, रोवर था प्रज्ञान और लैंडर था विक्रम, जो कि दोनों वहीं थे। तो उनको खोज कर उनके उपकरणों का सही उपयोग करने के लिए चंद्रयान 3 को भेजा गया था, जो कि चंद्रयान 3 अभी भी वहीं पे स्थित है। अगर हम बात कर लें चंद्रयान 3 की, तो ये देखिए लैंडर लेग, ये इसरो पायलट लैंडर हेडजिट है, ये पापुला मेडुलम है, ये LM+ रोवर है जो वहाँ पे जा उतर के खोज कर रहा है, खोज किया था। ये लैंडर में LM+ रोवर है। ये और ये सेम ही, ये और ये, ठीक, और ये और ये और ये, ठीक। 440 चेन लिक्विड इंजन, सोलर पैनल, इमिडकोड, सेंसर, स्टार सेंसर, कैमरा, सेप्लोजिट, लेप्सा, लेडीविस, सब कुछ इसमें लगाया गया था। ठीक, हम आते हैं अपने क्वेश्चन में, कहाँ पे थे? समझ में आया? तो अगर बात करें चंद्रयान 2 की, तो 22 जुलाई 2019, इतना याद रखना। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2019। चंद्रयान 3 को पहुंचने में 40 दिन लगे थे। अगर बात करें कि यूज क्या क्या हुआ था, तो चंद्रयान 2 में यूज हुआ था GSLV MK30, और चंद्रयान 2 की बात अगर करें तो चंद्रयान 2 में लगा था, सॉरी चंद्रयान 3 में LVM-3M4। समझ में आ गया? ये चंद्रयान 3 है और ये चंद्रयान 2। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत सरकार में जनवरी 2020 के दौरान वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन रहे थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अगर बात करें तो जनवरी 2020 में, पहले तो इसमें श्रीमती निर्मला, यहाँ से 4 क्वेश्चन बनाते हैं।
श्रीमती निर्मला सीतारमण ये कौन थे? श्री धर्मेंद्र प्रधान कौन थे? श्री पीयूष गोयल कौन थे? श्री प्रकाश जावड़ेकर कौन थे? तो बात कर लेते हैं पहले तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी फॉर चंडीगढ़। राइट आंसर हमारा इस प्रश्न का होगा उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल थे। उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान की बात कर लें अगर जो, तो धर्मेंद्र प्रधान कौन थे? ये थे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस। कौन थे? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के देखरेखक। श्री प्रकाश जावड़ेकर की बात कर लें अगर जो, तो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन में थे। निर्मला सीतारमण की बात कर लें तो वित्त एवं कारपोरेट मंत्री थे। समझ में आ गए चारों ऑप्शन? ऑप्शन हमारा सी साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल वेब इंडेक्स 2020 के अनुसार दुनिया में औसत उपयोगकर्ता प्रतिदिन सोशल मीडिया पर कितना समय व्यतीत करते हैं? बहुत ही अच्छा। अगर 2020 के अनुसार बात कर लें तो 124 मिनट प्रतिदिन व्यतीत करते हैं ग्लोबल वेब सोशल मीडिया पर। 2020 के अगर अनुसार देखा जाए और अगर इसको बढ़ा के देख लिया, स्टार्टिंग में बता दूं मैं 2015 में इसका परसेंटेज 2015 में अगर बात करूं तो 2015 में लगभग 2.8 मिलियन लोग इसको यूज करते थे। वहीं पे अगर 2023 की बात कर लूँ, 2022 में तो आपको दिया है 20 का, 2023 की बात कर लूँ अगर जो, 2023 की बढ़ के लगभग 4.95 मिलियन हो गया। अगर यही 2024 की बात कर लूँ मैं यहाँ पे तो बढ़ के 5.17 मिलियन। यानी आप देख सकते हैं कि बच्चे सोशल मीडिया पर कितना एक्टिव हो चुके हैं। अगर औसतन बात करें, लगभग औसतन बात कर लें अगर जो, तो 4.44% हर साल वृद्धि होती है। अगर आप औसतन स्कोर देखेंगे तो लगभग 4.44% हर साल वृद्धि होती है। इतने लोग सोशल मीडिया, अगर बात कर लें, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2024 में प्रतिदिन कितने मिनट लोग यूज करते हैं सोशल मीडिया का, तो प्रतिदिन लगभग 360 मिनट प्रतिदिन इस्तेमाल होता है सोशल मीडिया का। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर 144, यानी कि 2020 में 144, अगर 2024 में पूछेंगे तो 360 मिनट लगभग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने जीएसटी के दोहरे मंडल को किस देश से चुना है? तो ये तो सबको पता है कि भारत ने जीएसटी के दोहरे मंडल को कनाडा देश से ग्रहण किया था। धातुत्व है कि जीएसटी एकत्र कर है जो वन नेशन ऑफ टैक्स, जीएसटी का मतलब ही होता है वन नेशन ऑफ टैक्स की अवधारणा पर काम करता है। अगर संविधान 101 में देखें तो 101वें संविधान संशोधन के तहत 1 जुलाई 2017 में जीएसटी लागू किया गया था। अब यहाँ से देख लो, जुलाई के 3 क्वेश्चन बन गए। चंद्रयान 2 की बात कर लें तो जुलाई, चंद्रयान 3 की बात कर लें तो जुलाई, 14 जुलाई, चंद्रयान 3 14 जुलाई, चंद्रयान 2 की बात अगर कर लें तो चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 और चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023। और यहीं पे अगर जीएसटी की बात कर ले तो 1 जुलाई 2017, यानी 17, 19 और 23, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये तो चला जाएगा कनाडा के साथ। ऑप्शन बी फॉर बरेली इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास प्रौद्योगिकी केंद्रीय
अनुसंधान संस्था केंद्र कहाँ स्थित है? बताओ जल्दी जल्दी। कपास, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर कपास की बात कर लें तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली में, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में, पंडित साबरमल शोध संस्थान जयपुर में। लेकिन यहाँ पे मुझसे पूछ रहे केंद्रीय अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये चला जाएगा नागपुर, महाराष्ट्र, मुंबई। ऑप्शन ए फॉर अहमदाबाद, राइट आंसर। नेक्स्ट, CAPF CPO के सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के विजेता को प्रतिवर्ष कितनी ट्रॉफियां प्रदान की जाती हैं? संक्षिप्त रूप अपने सामान्य अर्थ में प्रयोग किए गए हैं। अगर इसकी बात कर लें तो सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के विजेताओं को प्रतिवर्ष 3 ट्रॉफीज प्रदान की जाती हैं, यानी 3 ट्रॉफीज प्रदान की जाती हैं। इसके अंतर्गत राजपत्रित अधिकारों के सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान, गौर राजपत्रिका अधिकारियों के सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान एवं अन्य रैंक के पुलिस हेतु सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान को ट्रॉफियां प्रदान की जाती हैं। अगर ऑप्शन की बात कर लें तो हमारा ऑप्शन 3 के साथ ही जाएगा, राइट आंसर सी फॉर चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जीवों में से किसकी यौगिक आंखें होती हैं? यौगिक आंखें, ड्रैगन मक्खी, कबूतर, मेढक, टूना। अगर ड्रैगन मक्खी, तो ड्रैगन मक्खी आर्थ्रोपोडा संघ का एक कीड़ा है, द्विपंखी गण है। डिप्टर गण के अंतर्गत वे कीड़ सम्मिलित हैं जो द्विपक्षीय हैं। वही ड्रैगन मक्खी ऐसा कीड़ा है जिसके यौगिक कंपाउंड आंखें होती हैं। ऑप्शन हमारा चला जाएगा ए के साथ, ए फॉर अहमदाबाद। जीवों पूछा है, कबूतर की भी होती है, मेढक की होती है, टूना, लेकिन मुझसे पूछे यौगिक आंखें जिसकी होती हैं तो ड्रैगन मक्खी की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन 1982 झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था? बहुत ही अच्छा, जयपाल सिंह, चूनाराम महतो, रामनाथ सोरने, राम भगत। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं पहले कि वर्ष 1982 में भारत छोड़ो आंदोलन झारखंड के नेतृत्व क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता सेनानियों के हित में हुआ था। अगर बात कर लें कि गोविंद महतो ने किया था, किसने किया था? गोविंद महतो ने। किसके साथ मिलकर किया था? तो चूनाराम महतो और गोविंद महतो ने किया था। बॉम्बे सेशन में प्रस्ताव पारित होने के बाद 9 अगस्त 1942 को यह आंदोलन शुरू हुआ था। अगर पूछा जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1942 में, 9 अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। कहाँ शुरू हुआ? तो झारखंड में शुरू हुआ था। और किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो चूनाराम महतो, बी फॉर बरेली, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC में कितने सदस्य होते हैं? अगर वर्तमान की बात कर लें तो वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कुल 1 अध्यक्ष, 5 पूर्णकाल, 6 पदेन संसद एवं 1 संविधान पूर्ण आयोग विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कुल 13 सदस्य हैं। इसकी स्थापना NHRC मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी, जिसकी मुख्यालय नई दिल्ली में है। वैसे तो यह क्वेश्चन हमेशा विवादित रहता है, लेकिन अगर 13 आंसर आता है या 1 आता है या 5 आता है या 6 आता है, अगर इनमें से कोई आता है तो राइट आंसर वही होगा। यहाँ पे मेरा 13 है, बी फॉर बरेली, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, 2010 के दौरान लागू हुई नवीनतम कोर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर समिति, एंड फॉर डिस्पेंसियर पर समिति,
प्रवासी श्रमिकों पर समिति, महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव को उन्मूलन पर समिति। अगर इसकी बात कर लें तो एनफोर्स्ड डिसएम्पियरेसे पर समिति, ये तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी फॉर बरेली। अगर इसकी थोड़ी बात कर लें तो समिति स्वतंत्र विशेषज्ञों का निकाय है जो राज्यों दलों द्वारा कन्वेंस के कार्यों की निगरानी करता है। यह 2010 कब 2010 में लागू हुई थी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि, और यह वर्ष 2006 में अंगीकृत की गई थी, यानी 2006 में अंगीकृत की गई थी और 2010 में इसे लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। चूल वंश एक तमिल राजवंश था जिसे 13वीं शताब्दी तक मुख्य रूप से दक्षिण भारत में शासन किया था। इसके बाद वह चोल वंश समुद्र गंगा घाटी में उत्पन्न हुआ था। सही बात। ऑप्शन ए सही है और 2 गलत है। एक सही है और 2 गलत है। एक गलत है और 2 सही है। एक गलत है और 2 गलत है। अगर इसकी बात कर लें तो पहला वाला सही है कि 13वीं शताब्दी तक मुख्य रूप से दक्षिण भारत में शासन किया था। वह चोल वंश समुद्र गंगा घाटी में उत्पन्न हुआ था, ये बिल्कुल ही गलत है। ठीक, अगर इसकी बात कर लें तो ये बिल्कुल ही गलत है और ये सही है। तो ऑप्शन हमारा जाएगा किसके साथ, ए सही होगा और बी गलत होगा। इस कहीं दिया है एक गलत है और 2 सही गलत है। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, सही है और ये हमारा बी फॉर बरेली राइट आंसर, और ये भी गलत होगा। अगर ऊपर इसकी थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं कि चोल वंश एक तमिल राजवंश था, सबको पता है, जिसके 13वीं शताब्दी तक मुख्य रूप से दक्षिण भारत में शासन किया था। वही चोल वंश समुद्र गंगा नदी घाटी में उत्पन्न नहीं हुई थी, ये उत्पन्न नहीं हुई थी जो मैंने बताया, सही बात है, बल्कि यह पेन्नर और कावेरी नदियों के मध्य पूर्वी तट पर स्थित था एवं चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। कौन था? विजयालय था। राइट आंसर हमारा बी फॉर बरेली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनचाहे ईमेल से संबंधित है? अगर इसकी बात थोड़ी सी कर लें तो वही किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रीशियन संदेह प्रणाली जैसे कि ईमेल, चैट, वेब चर्चा समूह या अन्य प्रकार के अनचाहे संदेश को स्पैम करते हैं और इनको भेजना स्पैमिंग कहलाता है। यानी कि अनचाहे ईमेल संबंधित स्पैम होगा। राइट आंसर हमारा ए फॉर अहमदाबाद हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? पहले इसको जान लेते हैं कि प्रयोग कहाँ पे होते हैं। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर क्या होता है? ये रेशम पालन में होता है। सेरीकल्चर किस में होता है? तो रेशम पालन में होता है। रेशम पालन में, रेशम पालन में। एग्रीकल्चर अगर बात कर लें तो ये पक्षी पालन में होता है। किस में होता है? पक्षी पालन में, पक्षी पालन में। और वहीं पे मेरीकल्चर की अगर बात कर लें तो ये रेशम कीट और शहतूत उगाने में। किस में? शहतूत, शहतूत उगाने में। ठीक। और अंगूर की खेती करने में वीटी कल्चर का प्रयोग भी होता है। डी फॉर देहरादून। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पद प्रदान किया जाता है? अगर इसके बारे में बात कर लें तो जीवन रक्षा के लिए सभी को पता, प्रधानमंत्री का पुलिस पद गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। ये पदक उन नागरिकों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर जल में डूबते हुए आग
को आग खानों में बचाव कार्य के दौरान जीवन की रक्षा की हो, उन्हें ये पदक प्रदान किया जाता है। अगर बात कर लें किसके द्वारा प्रदान किया जाता है तो गृह मंत्री, किसके द्वारा? गृह मंत्री के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। ए फॉर अहमदाबाद राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कौन सा रासायनिक आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है? मैग्नीशियम, सोडियम नाइट्रेट, बेरेनियम क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड। ये तो सबको पता है कि बेरेनियम क्लोराइड ही होता है। अब अगर बात कर लें वजीर, राजस्व विभाग का प्रमुख, मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस तारीख को राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? 15 सितंबर, 21 सितंबर, 2 सितंबर, 28 सितंबर। तो पहले जान लेते हैं 28 सितंबर क्या है। हमारा विश्व रेबिस दिवस है। और 2 सितंबर क्या है? विश्व नारियल दिवस है। 15 सितंबर क्या है? राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है। और हमारा 21 दिसंबर क्या? 21 दिसंबर शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्दियों के दौरान बर्फ में नमक डालने से बर्फ पिघलने लगती है, क्योंकि बर्फ की सतह पर पानी की हिमांक बिंदु को बढ़ाता है, बर्फ के गहने अंदर मौजूद पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है, बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है, ऊष्मा उत्पन्न करने वाले पानी के अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ाता है। बताओ जल्दी। पहली बात तो जब बर्फ में नमक डालेंगे तो उस बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है। तो इसमें ऑप्शन है कहीं पे बर्फ के सतह, ऑप्शन हमारा चला गया सी फॉर चंडीगढ़ के साथ। अगर इसकी बात करें तो सर्दियों के दौरान जब बर्फ़ होती है तो उसमें अगर नमक डालेंगे, कभी ट्राई करना नमक डालकर, पिघलने लगती है, क्योंकि यह बर्फ़ सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को ही कम कर देती है। यानी अगर आया तो ऐसे लिखते हैं ना कि बर्फ़ की सतह पर अगर हम नमक डालेंगे तो उसका हिमांक बिंदु कम होगा, जिसके वजह से पिघलने लगेगी। तो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, ग्रैमी अवार्ड्स निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं? अगर ग्रैमी की बात कर लें तो ग्रैमी के अवार्ड मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा के संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्रों में दिए जाते हैं। संगीत के क्षेत्रों में दिए जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है ग्रैमी अवार्ड। अगर बात करें तो संगीत के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। ये 2021 के 13वें ग्रैमी अवार्ड का वितरण लॉस क्या नाम था एंजल्स में 14 मार्च 2021 को किया था। कब किया था? 14 मार्च 2021 को एंजल्स ने किया था, लॉस एंजल्स। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारा संगीत के लिए ही होता है। और ये पहले अंग्रेजी भाषा के संगीत के लिए दिया जाता था, अब तो संगीत के लिए हो गया। नेक्स्ट, चीनी मुद्रा को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। डॉलर किसका? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का। रुपया किसका है? भारत का है। पाउंड किसका? यूके का है। और रेनिनमी नाम ही ऐसा होता है इसका, ये किसका है? चीन का। चीनी मिट्टी, सी फॉर चंडीगढ़ चीन का है। नेक्स्ट, शिक्षा मित्र निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? प्राथमिक विद्यालय के लिए शिक्षक, विज्ञान विद्यालय के लिए शिक्षक, कला महाविद्यालय के लिए शिक्षक, माध्यमिक विद्यालय के लिए शिक्षक। बताओ जल्दी। 2001 में केंद्र सरकार के सर्व शिक्षा अभियान के सार्वभौमिक बनाने के लिए 65% तथा राज्य के
35% के सहयोग से प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए शिक्षा मित्रों की संयुक्त का प्रावधान किया गया था। कब किया गया था? तो 2001 में किया गया था। कितने परसेंट? तो 65, और तथा राज्य में, शहर में 65 और राज्य में 35%। टोटल कितना हो गया? 5, 5, 10, 6, 3, 9, 100%। ठीक, तो कब किया गया था? 2001 में किया गया। कितना कितना था? 65 और 35%। 65 और 35%। अच्छा, किसके लिए किया जाता है? शिक्षा मित्र ग्रामीण विद्यालय के शिक्षक को कहा जाता है, यानी शिक्षा मित्र ग्रामीण विद्यालय को कहा जाता है। तो प्राथमिक विद्यालय ही ग्रामीण विद्यालय होता है। तो ऑप्शन हमारा चला जाए ए फॉर अहमदाबाद के साथ, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग इलाहाबाद को कार्य करता रहा, प्रशासनिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। 1947 के बाद बोर्ड का प्रशासनिक विंग इलाहाबाद को कार्य करता रहा, न्यायिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग और प्रशासनिक विंग दोनों इलाहाबाद में कार्य करते रहे। 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग और प्रशासनिक विंग दोनों को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। समझ में आया? अगर बात कर लें तो 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता रहा और प्रशासनिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया था। ए फॉर अहमदाबाद हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, चीन की ग्रेट वॉल मोटर कंपनी के भारत के किस राज्य सरकार के साथ 1 मिलियन निवेश करने के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया था? जल्दी जल्दी बताओ। अगर चीन की ग्रेट वॉल मोटर कंपनी ने भारत के साथ मिलकर निवेश 1 मिलियन निवेश करने के लिए समझौता ज्ञापक का हस्ताक्षर किया था, किसके साथ? महाराष्ट्र सरकार के साथ। डी फॉर देहरादून राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय मुद्रा में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, 2000 की नोट का आकार क्या था? पूछ सकते हैं कि 2000 की नोट का आकार क्या था। तो 2000 की नोट की अगर बात कर लें तो 66 66 11 इंटू 166 कहीं पे है, 66 mm इंटू 166 mm। इसकी चौड़ाई 66 mm थी और लंबाई 166 mm थी। सी फॉर चंडीगढ़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगर इसका कलर पूछ लें कि इसका कलर क्या था, तो मैजेंटा कलर था। नोट का बेस कलर मैजेंटा कलर का था। निम्नलिखित में से कौन सी सेना जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण एजेंसियों में से है, 1982 के वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा के सफल संचालन में शामिल होती है, जो कि आज तक चल रही है? तो 1982 के वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा में सफल संचालन में भारत की तिब्बत सीमा पता ही है, पुलिस बल सम्मिलित होती है। यानी किसमें दिया कहीं? भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, ITBP राइट आंसर सी फॉर चंडीगढ़ ही होगा, जो कि 24 अक्टूबर 1962 को ITBP का गठन किया गया था। नेक्स्ट, अमेरिका की मुद्रा क्या होती है? अमेरिका की मुद्रा क्या होती है? समझ में आ गया क्या होती है? द्राम। अमेरिका की मुद्रा क्या होती है? द्राम होता, डॉलर नहीं होता। अगर रुपया किसका है तो भारत का है, डॉलर किसका है? कनाडा का है, और ग्राम किसका है? या किसी भी देश की मुद्रा नहीं है, ग्राम होता है जो अपने यहाँ सामान तौलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बस 2 क्वेश्चन और बचे। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है? पर्वत दर्रा, तो अगर पर्वत दर्रा की बात कर लें तो पहले तो लिपुलेखा दर्रा, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है, यानी बी फॉर बरेली राइट आंसर हो जाएगा। इसकी बात करें अगर जो, तो भारत के उत्तराखंड राज्य में लिपुलेख दर्रा
स्थित है। इसके साथ साथ अन्य दर्रा भी उत्तराखंड में हैं। जो इस कौन कौन से हैं? नीति दर्रा कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ना है। ये जो नीति दर्रा है ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। माना दर्रा है जो कैलाश मानसरोवर के लिए मार्ग उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। चलो, आरंभ में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वर्ष 1831 के राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संपन्न किया जाता है, जिसे 1932 और 35 के दौरान हटा दिया गया था? किराया वसूली, राजस्व वसूली और वसूली, कर्मचारियों पर नियंत्रण, राजस्व कानून का प्रशासन, कोर्ट ऑफ वर्ड ऑफ संबंधित कार्य, बंदोबस्ती संचालन। कोर्ट ऑफ वार्डर से संबंधित कार्य सिर्फ और चंडीगढ़। इसकी बात करें तो आरंभ में किया गया था वसूली, राजस्व वसूली और कराता कर्मचारियों पर नियंत्रण, राजस्व कानूनों का प्रशासन, कोर्ट ऑफ वार्डर से संबंधित कार्य, बंदोबस्ती संचालन कार्य वर्ष 1931 में राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संपन्न किया जाता है। वही 1932 और 35 के दौरान कोर्ट ऑफ वार्डर से संबंधित कार्य हटा दिया जाता है। ठीक, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, कौन सा रासायनिक आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग का दिखाई देता है? ये थोड़ा कंफ्यूजन में था। मैग्नीशियम, सोडियम नाइट्रेट, बोरोलिन क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड। अगर इसकी बात कर लें तो सोडियम नाइट्रेट क्या करता है पहले तो जान लेते हैं। ये पीला रंग होता है, पीला रंग के लिए है, पीले रंग के लिए। और अगर बात कर लेते हैं कॉपर क्लोराइड, ये किसके लिए होता है? नीला रंग, नीला रंग। ठीक, और हमारा क्या हो जाएगा? सी, बेरेनियम क्लोराइड। ये तो मुझे मालूम था कि यही होता है, लेकिन इनका क्या होता है ये नहीं मालूम था, इसलिए इसको बाद में रखा था। तो अगर पूछा जाए कि आतिशबाजी प्रदर्शित के लिए करते समय हरे रंग के लिए किस जिम्मेदार कौन है, तो बेरिलियम क्लोराइड। अगर नीला रंग बात करें तो कॉपर क्लोराइड, पीला रंग बात करेंगे सोडियम नाइट्राइट। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को देना है। निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया था? आपको पता है, जिसका जहाज गायब हो गया था 1972 में। ये 1600 HP DLF-10 सेट की आपूर्ति के लिए नेपाल के रेलवे क्षेत्रों में ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए भी अणुरी जिला देश है। बताना आपको है, मैं बता देता हूँ किसने, जिसका नाम है आर्किमिडेस लोमोनोसोव रखा गया था, जिसने तैरा था। अब इतना समझ ही गए होंगे किसके साथ जाएगा। कमेंट करो आंसर जल्दी जल्दी। धन्यवाद सबको, नमस्कार, सत श्री अकाल, बाय बाय, गुड नाइट।